हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी एकेडमी। तो आपको जैसा कि पता है कि हम ज्योमेट्री में मैंने आपको बीच में कुछ ट्रिक भी बताई थी। अब हम बैक टू द अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारा एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो रहा है। अगस्त की डेट दे रखी है गवर्नमेंट ने। मुझे लगता नहीं है अगस्त में एग्ज़ाम हो पाएगा, बट मेरी बात को गारंटेड मत लेना कि ऐसा ना हो कि आप चेतन ने ये कह दी कि हाँ भाई अगस्त में एग्ज़ाम नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसकी डेट जो है अक्टूबर में दी गई है, ठीक है। और हमारे एग्ज़ाम की डेट जो सीएचएसएल वाले हैं, और सीएचएसएल वालों की बात कर रहा हूँ अभी तो मैं, एमटीएस और ये तुम्हारा ग्रुप डी और एनटीपीसी का कुछ अता पता ही नहीं है। तुम्हारा अता पता नहीं है कोई बात नहीं, बट एग्ज़ाम तो होगा ये सबको पता है, एग्ज़ाम होंगे ये सबको पता है। तो उन एग्ज़ाम के लिए हमें तैयारी करनी है। तो हम दोबारा अपने टॉपिक पे लौट आते हैं, दोबारा से अपनी थ्योरी पे लौट आते हैं, ठीक है। मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल तक पूरा करा दिया था, मुझे अभी तक याद है। मैं अब आपको बताने वाला हूँ आयत, इसलिए कहते हैं हम अंग्रेजी भाषा में रेक्टेंगल, ठीक है। आयत के बारे में बहुतों को बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं। बहुत सारी चीज़ें पता का मतलब, जैसे कि ये आयत की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आयत के बारे में आपको पता होती है कि अगर चार भुजाओं की एक आकृति होती है, ठीक है। ये मैंने आयत बना दिया, ए बी सी और डी। आपको पता होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड बराबर होती हैं, ठीक है। ये बच्चों वाली बात है, थ्योरी में लिखूंगा इसे। ए बी बराबर डी सी होगा और ए डी बराबर होगा बी सी, ठीक है। बट इसमें एक बात और ध्यान रखना, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना कि ये बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों समांतर भी हैं। तो ये तुम्हारा जो ए बी है वो समांतर है तुम्हारा डी सी के, और यहाँ से ए डी समांतर है बी सी के, ठीक है। और आपको पता है प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। हर कोण 90 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। ये सारे कोण 90 होंगे, मैंने एक ही लिख दिया है, ठीक है। ये भी बात आपको पता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण आपको दिया हुआ होता है 90 डिग्री होता है। अब हम बात करेंगे विकर्ण की। देखिए सुनिए, विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। अब जब मैं इसकी डायगोनल बनाऊंगा ऐसे करके, मैंने एक ही डायगोनल बनाई है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये डायगोनल है ए सी और बी डी आपस में बराबर हैं। तो आप मुझसे ये कह सकते हैं कि बताइए कैसे, हाउ लगा सकते हैं ना आप लोग कि ये कैसे बराबर है। तो वही मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल है। अगर सपोज करिए मैंने ए बी मान ली एल, तो डी सी भी एल होगी, और ए डी अगर मैंने बी मान ली तो ये भी बी होगी, ठीक है। आपको पता है अगर मैं ट्रायंगल बात करूँ, ट्रायंगल बी डी सी की, तो अगर मैं ट्रायंगल बी डी सी की बात करूं तो इसमें जो कोण है डी वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, जिसमें ये लंब हो गया, ये बेस आधार हो गया और ये कण हो गया। तो अगर आप बी डी निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बहुत इजी बात है ये। रूट में अब रूट क्यों लग गया? आपको पता है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर है। तो लंब जो है एल है, सॉरी हाँ, लंब बी है और आधार एल है। आराम से निकाल लो कि बी डी की है भाई। अब मैं बात करूं, अब सपोज करिए ये वाली डायगोनल आपको नहीं दी, ठीक है। अब आपको मैंने ये वाली डायगोनल बना के दिखा दी ए सी, ठीक है। अब मैंने ए सी डायगोनल बना दी, तो ए सी डायगोनल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर मैं त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लूंगा? ए बी सी। तो त्रिभुज मैंने ले लिया ए बी सी, जिसमें जो कोण बी है वो है तुम्हारा 90 डिग्री। तो इसमें भी आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, और AC की जो लंबाई है वो बराबर आ जाएगी तुम्हारी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों आपस में बराबर हैं, और यही बात मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है। तो ये याद करने की जरूरत है भी और नहीं भी कि विकर्ण बराबर होते हैं, तो याद मत करिए, आपको समझा दिया, अब आपको याद रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब सपोज करिए मैं दोनों विकर्ण एक साथ बना देता हूँ, ठीक है। जब मैंने दोनों विकर्ण एक साथ बना दिए तो ध्यान रखना, जो एक विकर्ण होता है ना आयत का, जब आप एक विकर्ण बनाएंगे आयत में तो वो दो बराबर भागों, जो दो त्रिभुज बनेंगे उन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ये भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। देखिए सपोज करिए ये वाली आपको विकर्ण दिया ही नहीं है, ये वाला विकर्ण नहीं दिया, एक विकर्ण दिया है, कौन सा? बी डी विकर्ण दिया है, जिसमें दो त्रिभुज बनने हैं, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी डी। ये दो त्रिभुज बनने, मैंने आपको बोला कि इन दोनों त्रिभुजों का ए बी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा आपस में, त्रिभुज बी डी सी,
ठीक है, कैसे होगा इसको प्रूफ कर लेते हैं। आपको पता है दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, आपके समकोण त्रिभुज हैं, समकोण त्रिभुज है। ये भी यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90। चलो मैं लिख देता हूँ तो और अच्छे से क्लियर रहेगा, अदरवाइज आप कहेंगे कि आपने लिखा तो था नहीं और आपने ऐसे ही बता दिया हमें। तो आपको पता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता 1/2 आधार इंटू लंब। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका लेंगे तो 1/2, इसका आधार कितना है L और इसका लंब कितना है B। इसी तरह आप यहाँ पे लेंगे 1/2। अब BDC की बात करेंगे तो लंब तुम्हारा B है और आधार L है, तो बात वही आ गई L इंटू B। 2 से 2 कट जाएगा, तो इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मैं इन्हें मिटा देता हूँ, थोड़ा मैसी हो जाएगा है ना, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब मैं एक और मैंने बना दी यहाँ पे विकर्ण, मैंने एक और बना दिया। ठीक है, अब मैंने एक और विकर्ण बना दिया तो आपको दिख रहा है ये 4 त्रिभुज बन गए। तो इन चारों का त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कटान बिंदु O मान लिया कि आयत के दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि इस आयत में आपको 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिख रहा है और मैं वो चारों त्रिभुजों के नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई थिंक आपको विजिबल होंगे। एक त्रिभुज हो गया तुम्हारा AOB, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज AOD के बराबर होगा त्रिभुज DOC के बराबर होगा त्रिभुज COB के। ये चारों आपस में बराबर होंगे, तो इनका क्षेत्रफल चारों का बराबर होगा। लास्ट ईयर का मैं एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। आपसे पूछा क्या गया था, आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको फिगर नहीं दी थी। पता क्या पूछा गया था, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन था कि एक आयत दिया है जिसमें उसके दोनों विकर्णों का कटान बिंदु O दिया है। मैं आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ, लैंग्वेज में आपको प्रोफेशनली नहीं बता रहा, अपने अंदाज में बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। लैंग्वेज तो प्रोफेशनल वे में लिखी हुई थी। ठीक है, देयर इज एन रेक्टेंगल, इन दिस रेक्टेंगल द टू डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, इस तरीके से लिखा था। बट मैं आपको इस तरीके से नहीं बता रहा, थोड़ा मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो एक आयत में 2 विकर्ण दिए थे जिनका कटान बिंदु O था, और उन विकर्णों के कटान बिंदु से 4 त्रिभुज बनते हैं आयत में, जिसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपसे पूछा गया था कि पूरे आयत का क्षेत्रफल बताइए। और आपको पता है कि आयत के क्षेत्रफल के लिए आपको L और B पता होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में तो आपको L और B दिया ही नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इस क्वेश्चन को करें तो करें कैसे। तो जब तक आपको ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सपोज करिए उसने इसको दिया था, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल देने के बाद आपसे पूछा गया था पूरे आयत का क्षेत्रफल। तो आपको करना क्या था, इसमें मात्र 4 से गुणा करना था। क्यों? क्योंकि आपको एक बात और पता है कि अगर मैं इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दूं आपस में तो वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर ही होगा बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, इसी वजह से मैंने आपको ये चीज इसके रिगार्डिंग बताई है। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सारे मेरे भाई थे जिनका ये क्वेश्चन गलत हुआ था क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने पूछा कि भैया आयत के लिए लंबाई चौड़ाई पता होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई तो पता ही नहीं है, तो करें कैसे इसे। इस तरीके से होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए सुनिए, मैंने आपको ये चीज बता दी। अब सपोज करिए कि ये तो जो O बिंदु है वो कटान बिंदु है। ठीक है, इस कटान बिंदु को ये किसका कटान बिंदु है, ये है विकर्णों का कटान बिंदु। अब सपोज करिए इसमें क्या होता है कि वो आपसे एक पॉइंट आगे और पूछ लेता है। ठीक है, एक पॉइंट आपसे आगे क्या पूछता है कि वो आपको आयत के अंदर क्या बना के दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, कोई भी एक पॉइंट, बट वो पॉइंट जो होगा वो कटान बिंदु नहीं होगा विकर्णों का। ठीक है, दिस पॉइंट इज नेवर अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, वो विकर्णों का कटान बिंदु नहीं होगा। अब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मुझे पता समझ में नहीं आ रहा होगा आपके। सपोज करिए मैंने एक आयत ड्रॉ करा, ये एक आयत है, ठीक, और इस आयत के अंदर आपको एक ये बिंदु दे दिया उसने, बिंदु O। अब देखिए ये जो बिंदु O है ये आपका कटान बिंदु नहीं है, किसका, विकर्णों का। ये सिंपल एक बिंदु O है। अब इस बिंदु A से मैंने किया क्या वो समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए
कि इस बिंदु ओ से जो अंदर बिंदु दे रखा है, मैंने आयत के चारों शीर्ष यानी 4 वर्टिसेस को मिला दिया। ए को मिलाया और डी को मिला दिया, फिर ओ को मैंने डी से मिला दिया और इसको मैंने सी से मिला दिया। ठीक है, मिला दिया। अब ये विकर्ण नहीं है, ध्यान रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब इससे आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो सुनिए। इसकी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। पहली कंडीशन तो ये है। पूछोगे ये आया कहाँ से, ठीक है, आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे कि सर आप ये बता दीजिए, आपने ये लिख तो दिया, आया कहाँ से। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा है। लंबा इन द सेंस कि ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, इसमें मैंने आपको पूरा बोर्ड गिर जाएगा, तो मैं नहीं समझता कि मुझे इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं इसका एक्सप्लेनेशन तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक 50 बच्चे ये नहीं लिखेंगे कि हमें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तब तक मैं बताऊंगा नहीं, तब तक ये आपको एक तरीके से रटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन ये होती है। अब इस कंडीशन को हम याद कैसे करेंगे, देखिए एक तरीके से ये जो AC है आप इसे क्या मान लीजिए, विकर्ण मान लीजिए। ठीक है, तो इस ये विकर्ण है तो देखो AO स्क्वायर और OC स्क्वायर दोनों को प्लस DO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या देखना है आपको वो भी देखिए। अब देखिए यहाँ पे भी तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है वो 4 भागों में विभाजित हो गया। 4 बराबर भागों में नहीं, मैंने बोला 4 भागों में विभाजित हो गया। बात समझ रहे हैं आप लोग, मैंने ये बोला है 4 भागों में विभाजित नहीं, 4 बराबर भागों में विभाजित नहीं हुआ, 4 भागों में। तो पहला क्षेत्रफल तो ये गया A1, दूसरा ये गया A2, तीसरा ये गया A3 और चौथा ये गया A4। आपको दिख रहा है A1, A2, A3। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखिएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें आपका A1 प्लस A2 इक्वल टू A2 प्लस A4। मतलब क्या है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं तभी बताऊंगा जब आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आप पूछोगे सर आप तो ये गलत बात कर रहे हैं, आप हमें पहले से क्यों नहीं बता रहे इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखिए बेटा ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कंडीशन बेस्ड मतलब ऐसे होते हैं कि आपको अगर ये 2 कंडीशन बताएं तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं, तो ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इन कंडीशन का आप मुझसे एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं तो आई विल टेल यू till when you have requested to me in comment box। ओके, तो ये 2 कंडीशन होती हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। कैसे याद रखेंगे कि आमने सामने के क्षेत्रफलों को जोड़ो A1 प्लस A3 और आमने सामने के क्षेत्रफलों को जोड़ो, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये पहली कंडीशन AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर DO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कंडीशन आप याद रखेंगे। सुनिए एक पॉइंट और जो मैंने आपको पहले नहीं बताया बट वो इसी के साथ बताना बहुत अच्छा रहेगा। सपोज करिए मैंने एक और आयत बनाया और आयत ये मैंने बना दिया और इस आयत में मैंने एक विकर्ण बना दिया ये तुम्हारा और एक विकर्ण बना दिया मैंने ये, और ये हैं इसके बिंदु A, B, C और D। ये है पॉइंट O। तो देखिए इन दोनों पॉइंट में अंतर है। ये कटान बिंदु है किसका, विकर्णों का, और ये कटान बिंदु नहीं है। ये AC और BD ये विकर्ण नहीं है, बट यहाँ पे ये विकर्ण हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो विकर्ण है ना AO, तो AO बराबर होगा CO के और DO बराबर होगा BO के, यानी विकर्ण भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। देखिए एक कंडीशन ये बता दी मैंने आपको, दूसरी कंडीशन क्या जो मैंने आपको पहले बताई थी कि यहाँ पे तुम्हारा AC बराबर होगा BD के, ये दूसरी कंडीशन है। और यहाँ पे अगर ये बाइसेक्ट भी करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। अब मुझसे ये पूछ सकते हो क्या AO DO के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब पूछोगे सर क्यों नहीं होगा,
आप थोड़ा सा बताइए हमें। भैया इसलिए नहीं होगा कि ये दोनों बराबर तो हैं बट पता नहीं ये कटान बिंदु पर कैसे काट रहे हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है इसका कि इसके ये जो तुम्हारे विकर्ण हैं, ये जो विकर्ण हैं, ये पहला विकर्ण मान लो आप D1 स्मॉल d1 और दूसरा विकर्ण मान लो आप स्मॉल d2, ये कभी भी आपके 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ठीक है। अब पूछोगे सर 90 डिग्री पर ये क्यों नहीं काटते हैं, ठीक है। अब क्या ये हमें रटना है, क्या हम इसे रटें कि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं? आपको ज़रूरत नहीं है रटने की। पूछे क्यों नहीं ज़रूरत है आपको? सपोज़ करिए कि आपको ये पता है कि ये जो है तुम्हारा ये पूरा 90 डिग्री का होता है, तो ये जो तुम्हारे विकर्ण है ना ये समद्वि भाजक नहीं होते हैं। नहीं समझे? समझिए आप ऐसे समझोगे। एक दोबारा आयत बनाता हूँ मैं, ठीक है। एक दोबारा आयत बनाया और ये आयत का 90 डिग्री का कोण था, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का कोण था और ये भी 90 डिग्री का था, ये भी 90 डिग्री का था। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब ये बताइए कि अगर मैं एक लाइन ये खींचता हूँ तो ये लाइन है क्या? व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज अ डायगोनल। है क्या? ये डायगोनल है। डायगोनल मतलब विकर्ण है। तो क्या ये लाइन इन दोनों कोणों को समद्विभाजित कर रही है इक्वल पार्ट्स में? नहीं कर रही। तो इससे एक बात ये निकल के आती है कि ये जो विकर्ण होता है ना आयत का, वो आयत के कोण को समद्विभाजित नहीं करता है, ओनली भाजित करता है। भाजित और समद्विभाजित दोनों में अंतर है। मतलब इंटरसेक्ट, एक वर्ड होता है इंटरसेक्ट और एक होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना और इंटरसेक्ट का मतलब होता है ओनली भागों में बांटना। तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि ये 45 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी मैंने कैसे लिख दिया ये कि ये 45 हो जाएगा और ये भी 45 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ये 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं, ठीक है। अगर ये तुम्हारे कोण समद्विभाजक होता विकर्ण तो ये 45, ये 45, तो ये 45, तो 45 45 90। ऑब्वियसली तीसरा कोण क्या होगा किसी त्रिभुज का? 90, इसलिए नहीं काटते, ठीक है। आई होप जो बताया गया आज मैंने आपको वो क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। शेयर लाइक करते रहिए। गर्मी में वीडियो बनाई जा रही है, बहुत भयंकर गर्मी है यहाँ पर। थैंक यू।